नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज के क्लास में हम जानेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें फ्रेंड्स, यह एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 9th क्लास में भी आपने इस चैप्टर को डिस्कस किया था, अब हम लोग इसे 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एक और बात, अगर इंटरमीडिएट के बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अगर आपने ऑनर्स लिया है जूलॉजी से, तो फ्रेंड्स आपको एनिमल किंगडम फिर से पढ़ने होंगे और एक इसके बहुत मोटे मोटे बुक्स आते हैं, उसको पढ़ने होते हैं फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम अच्छी तरह से डील करेंगे फ्रेंड्स, पूरी तरह इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये तो चैप्टर एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम इंटरेस्टिंग वे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि एनिमल किंगडम होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, एनिमल किंगडम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब क्लासिफिकेशन हो रही थी तो इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट किंगडम है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। और फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो एनिमल किंगडम है इसे किंगडम एनिमेलिया भी कहा जा सकता है। फ्रेंड्स, आप इसे क्या कह सकते हैं, इसे आप किंगडम एनिमेलिया भी कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको नहीं पता होगा तो आप जान लेंगे कि जो एनिमल किंगडम या एनिमेलिया है इनको हम मेटाजोआ भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो किंगडम एनिमेलिया है इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस किंगडम में हम किसे डिस्कस करने वाले हैं, वह नाम से ही साफ जाहिर है कि फ्रेंड्स इस जो चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल्स के बारे में, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि एनिमल्स होते क्या हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, इसमें कौन कौन से आपके फाइलम है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, एकदम अच्छे से इसको देखते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एनिमल का, तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखिएगा फ्रेंड्स, जो एनिमल्स होते हैं इनका जो कैरेक्टर होता है, सबसे पहले कि एनिमल्स का जो शरीर होता है वह एक से अधिक सेल का बना होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, तो एनिमल क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय। देखिए फ्रेंड्स, बहुकोशिकीय होते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर कि एनिमल और क्या होते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एनिमल के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है कि ये अपना भोजन बना सके, इसलिए ये दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स, तो फ्रेंड्स क्या है, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसे हम क्या कहते हैं, मेटाजोआ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एनिमल क्या होते हैं, तो एनिमल बहुकोशिकीय होते हैं और ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि विषमपोषी। विषमपोषी होते हैं। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है फ्रेंड्स कि इनमें पोषण का कौन सा माध्यम पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, पोषण का कौन सा माध्यम पाया जाता है, ये किस प्रकार से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि ये क्या करते हैं कि सबसे पहले ये भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसमें पाचन होता है, फिर वो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर उसके बाद अगर बिना पचा हुआ भोजन बच गया तो उसका इजेशन होता है, कहने का मतलब बहिष्करण होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि पोषण का जो माध्यम होता है वो होता है
होलोजोइक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स आप जान सकते हैं कि क्या होता है, तो इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी कि प्राणी संभोजी पोषण पाया जाता है। प्राणी संभोजी पोषण। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रही होगी कि एनिमल क्या तो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, और इनमें जो भोजन का ग्रहण करने का तरीका होता है, पोषण का जो तरीका होता है, वो होता है होलोजोइक। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अब हम एनिमल किंगडम में किसको रखते हैं, तो एनिमल किंगडम में हम एनिमल को रखते हैं, इसे किंगडम एनिमलिया कहते हैं, और ये मल्टीसेलुलर होते हैं एनिमल्स, और ये हेटरोट्रॉफ्स, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि एनिमल किंगडम को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, देखेंगे फ्रेंड्स, अगर हम चाहें तो एनिमल किंगडम को हम दो सब किंगडम में बांट सकते हैं। अब बोलेंगे सर ये दो सब किंगडम कौन कौन से हैं, तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक है जिसे हम कहते हैं पाराजोआ, और एक है जिसे कहते हैं यूमेटाजोआ। तो फ्रेंड्स हमने एनिमल किंगडम को कितने हिस्सों में बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। यहाँ पर भी फ्रेंड्स जिक्र किया गया है कि एनिमल किंगडम यानी कि हम मेटाजोआ की बात कर रहे हैं। अब बात रहता है यहाँ पे कि जो सब किंगडम पाराजोआ है, इसमें कौन से जीव आते हैं, और सब किंगडम यूमेटाजोआ में कौन से जीव आते हैं। तो अगर हम पाराजोआ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आते हैं प्रिमिटिव एनिमल आते हैं, यानी कि प्राचीनतम जो सबसे पहले जिनकी उत्पत्ति सबसे पहले एनिमल्स के अंतर्गत हुई थी, तो प्रिमिटिव आते हैं। और हाँ, इनका जो शरीर होता है केवल और केवल किसका बना होता है फ्रेंड्स, सेल का बना होता है। इनका शरीर किसका बना होता है, सेल का बना होता है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा पोरीफेरा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पोरीफेरा। तो पाराजोआ प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इनमें सेल्स पाया जाता है, मतलब इनका जो शरीर होता है केवल और केवल सेल्स का बना होता है। और एग्जाम्पल में क्या है, तो पोरीफेरा है। उम्मीद करते हैं आपको पाराजोआ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार ध्यान देंगे कि वैसे जीव जो प्रिमिटिव होते हैं उनको पाराजोआ कहते हैं, और ये केवल और केवल किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके जो सब किंगडम यूमेटाजोआ है। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहां पे अगर हम चाहें तो दो हिस्सों में इसको तोड़ते हैं, यू प्लस मेटाजोआ। अब देखिए फ्रेंड्स, यू का मतलब होता है ट्रू, और मेटाजोआ का मतलब एनिमल। तो फ्रेंड्स अब हम इसे डिस्कस कर सकते हैं कैसे, कि यू मोटाजोआ के अंतर्गत आते हैं ट्रू एनिमल्स, जिनमें क्या होता है, टिश्यूज पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। तो ये ट्रू एनिमल्स होते हैं कौन, तो यू मेटाजोआ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्के हेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा,
मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। तो फ्रेंड्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक पोरीफेरा 11। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पाराजोआ है इसके अंतर्गत आता है पोरीफेरा और यूमेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं टिनोफोरा, ये सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्काहेलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोलेंगे सर ये जो एग्जांपल्स लिखे हैं ये क्या है? तो फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या है? तो ये सभी के सभी हैं फाइलम। क्या फ्रेंड्स? फाइलम। तो सिंपल सी बात आप जानिए कि एनिमल किंगडम को सिंपली हम 11 फाइलम में बांटते हैं। उन फाइलम को हम एक साथ आपको बता देते हैं कि एनिमल किंगडम के अंतर्गत कौन कौन से फाइलम आते हैं, या आप इसको ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि एक हो जाएगा आपका पोरीफेरा, दूसरा हो जाएगा सिलेंट्रेटा, तीसरा टिनोफोरा, चौथा प्लेटिहेलमिन्थिस, पांचवा एस्काहेलमिन्थिस, छठवां एनेलिडा, सातवां आर्थ्रोपोडा, आठवां मोलस्का, नौवां इकाइनोडर्मेटा, 10वां हेमिकोडेटा और जो 11वीं है वो है कॉर्डेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 11 फाइलम है और इन्हीं 11 फाइलम को हमको डिटेल्स में जानने हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी कि जो एनिमल किंगडम है उसको दो इस सब किंगडम में बांटा गया है, एक पाराजोआ और दूसरा है यूमेटाजोआ। तो पाराजोआ के अंतर्गत कैसा जीव आता है? तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत प्रिमिटिव एनिमल्स आते हैं जैसे कि पोरीफेरा, और फिर यूमेटाजोआ तो इसके अंतर्गत आते हैं ट्रू एनिमल्स और इसके एग्जांपल्स में आएंगे आपके सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्काहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। तो फ्रेंड्स ये है फाइलम। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि एनिमल किंगडम को इन अलग अलग फाइलम में हम बांटते हैं तो उसका आधार क्या है, यानी कि आप किस आधार पर बांट दिए। तो फ्रेंड्स अगर क्लासिफिकेशन की जाती है तो उसका कोई बेसिस होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करें, बहुत सारे कलम ले लें या बहुत सारे वस्तुएं ले लें और उसके एक में मिक्स कर दें। ओके फ्रेंड्स, अब आपसे कहा जाए कि इसकी स्टडी कीजिए तो वहां पर स्टडी करना मुश्किल होता है, बट वहां पर अगर हम सॉर्टिंग कर दें, जो एक तरह का उसको अलग कर दें, दूसरे तरह का अलग कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, तो एक ग्रुप बना सकते हैं और फिर अगर उस ग्रुप में से हम किसी एक के बारे में स्टडी कर लेंगे तो उस ग्रुप के जितने भी वस्तुएं हैं उनके बारे में हमको पता चल जाएगी फ्रेंड्स। तो वही बात है क्लासिफिकेशन का। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसके बाद हमें पढ़ना क्या है और देखेंगे फ्रेंड्स। अब हमको डील करना है कि किस आधार पर आपने जीवों को बांटा, आपके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, आधार क्या है। तो फ्रेंड्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार। तो फ्रेंड्स वर्गीकरण का आधार क्या है, तो यहाँ पे कुछ बिंदुएं हैं जो कि क्या करती हैं, वर्गीकरण का आधार बनती हैं और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर जीवों को बांटा जाता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं। तो फ्रेंड्स एक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कहने का मतलब है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जीव हैं उनके संगठन का स्तर क्या है, क्या उनका शरीर केवल सेल का बना है कि टिश्यू का बना है, कि टिश्यू के ग्रुप यानी ऑर्गन का बना है या ऑर्गन सिस्टम का बना है। तो यह है पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात करते हैं तो फ्रेंड्स एक है बॉडी प्लान, फिर है सिमेट्री, फिर है जर्म लेयर। बॉडी प्लान कहने का मतलब कि उनका शरीर किस प्रकार का है, उनका शरीर की बनावट कैसी है। फिर है सिमेट्री, सिमेट्री को हिंदी में कहते हैं सममित। अब यहाँ पे कहने का मतलब हुआ
कि जीव को काटते हैं तो उनका शरीर बराबर हिस्सों में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, कितने हिस्सों में बढ़ता है, ये होता है सिमेट्री। अब होता है जर्म लेयर। तो फ्रेंड्स जर्म लेयर यहाँ पे है ना जनन परत, यानी कि जीव का शरीर कितने जर्म लेयर से बना है ये सब हम लोग को देखते हैं। अब देखिए, अब है सेगमेंटेशन, यानी कि शरीर के अंदर या इनका जो शरीर है वो खंड खंड में क्या होता है, बटा होता है, तो सेगमेंटेशन हो गया। तो किस प्रकार का सेगमेंटेशन होता है ये सब डिस्कस किया जाता है। फिर है नोटोकॉर्ड। अब देखिएगा फ्रेंड्स, नोटोकॉर्ड जैसे कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसी से रिलेटेड होता है नोटोकॉर्ड, जो आगे चल करके क्या होता है, विकसित होता है रीढ़ के हड्डी के रूप में। तो फ्रेंड्स नोटोकॉर्ड हम जानेंगे कि किस जीव में नोटोकॉर्ड है, किस में नहीं है। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट को क्लासिफाई करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, अब ये जो क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स हैं, जो बेसिस हैं, इनको हम एक एक करके डील करेंगे फ्रेंड्स। कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी प्लान कैसा होता है, सिमेट्री कैसे होते हैं, जर्म लेयर क्या है, फिर सेगमेंटेशन क्या है, और फिर नोटोकॉर्ड होते क्या है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर। इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स अब क्या होता है। देखिए, जैसा छोटे छोटे क्या होते हैं समझने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिलते हैं एटम, ये सब बनते हैं। फिर यहाँ पे बनता है सेल। क्या बनता है फ्रेंड्स, सेल बनता है। अब सेल जैसे मान लेते हो गया सेल, अब सेल के बनते हैं ग्रुप। जिनको हम कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, टिश्यू। अब टिश्यू के ग्रुप बनते हैं तो बनते हैं फ्रेंड्स ऑर्गन। क्या बनता है फ्रेंड्स, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन के ग्रुप बनते हैं तो बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। तो फ्रेंड्स यहां पे देखिएगा, ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर। कहने का मतलब कि किस जीव में सेल पाया जाएगा, या किस जीव का शरीर केवल और केवल सेल का बना होगा, किस जीव का शरीर टिश्यू का बना होगा, किस जीव का शरीर में ऑर्गन्स पाए जाएंगे, और किस जीव के शरीर में ऑर्गन सिस्टम पाए जाएंगे। यानी कि उनका जो कंपोजिशन है या ऑर्गेनाइजेशन है किस प्रकार का है, इसी को अब हम डील करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो हम आपको बता दें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं। तो फ्रेंड्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक आते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन का कोशिकीय स्तर। दूसरा है टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का ऊतक स्तर। फिर यहाँ पे ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का अंग स्तर। और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के अंग तंत्र स्तर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जीव के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो 4 प्रकार के होते हैं। सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, और फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये सेल है, सेल ने क्या बनाया, टिश्यू बनाया, टिश्यू ने बनाया ऑर्गन, जैसे कि दिखता है हार्ट है। फिर इसने बनाया ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हमारा सर पर, जैसे देखिए यहाँ पे सेल है, सेल ने बनाया टिश्यू, टिश्यू बना हार्ट। अब हार्ट से क्या बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ग्रुप में आएंगे जो हार्ट से रिलेटेड क्या ऑर्गन्स हैं तो बनेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिर यहाँ पे कंप्लीट आपको जीव मिलेंगे, यानी कि जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो क्या बनता है फ्रेंड्स, तो जीव बनता है। ठीक वैसे ही ये एनिमल किंगडम की बात हो रही है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा प्लांट्स की भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है सेल, फिर ये टिश्यू, फिर ये ऑर्गन, फिर ये ऑर्गन सिस्टम, और यहाँ पे एक आपको पूरा एक पौधा दिख रहा है, यानी कि वह है ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। अब बात रहा फ्रेंड्स कि सेलुलर ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, ये ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, सबको हम डील करते हैं फ्रेंड्स।
अगर हम फ्रेंड्स टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, या टिश्यू ग्रेड नहीं, सबसे पहले तो सेल है, तो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का कोशिकीय स्तर। संगठन का कोशिकीय स्तर। तो फ्रेंड्स संगठन के कोशिकीय स्तर में अब हम बात करने वाले हैं कि ये सेलुलर ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, या सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सिंपल सी आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स, तो देखेंगे फ्रेंड्स, जब जीव का शरीर केवल सेल का बना होता है, केवल सेल का बना होता है, बना होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को के लेवल को सेलुलर ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है कि जब जीव का शरीर केवल सेल का बना होता है, मतलब कहने का क्या हुआ कि जीव के शरीर में केवल और केवल सेल ही है, मतलब कि सेल के ग्रुप नहीं है, ना ही इसमें ऑर्गन है, ना ही ऑर्गन सिस्टम है, केवल और केवल क्या फ्रेंड्स, तो केवल और केवल सेल है, यानी कि केवल इनका शरीर किसका बना है, कोशिका का बना है। तो फ्रेंड्स केवल जब कोशिका का बना है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, इसके अंतर्गत जो फाइलम आता है वह है फाइलम पोरीफेरा, यानी कि एस्पॉन्ज। कौन आता फ्रेंड्स, एस्पॉन्ज आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सेलुलर ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स में क्या होना है। तो सेलुलर ग्रेड ऑफ लेवल के ये एग्जांपल में आते हैं पोरीफेरा फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा का, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन का ऊतक स्तर। संगठन का ऊतक स्तर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ये जानना है कि ये टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता क्या है, संगठन का ऊतक स्तर आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स समझते हैं, जब जीव का शरीर या जीव के शरीर के अंदर फ्रेंड्स होते हैं टिश्यूज, यानी उनके शरीर में क्या पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब जीव के शरीर में, या जब जीव का शरीर टिश्यू का बना होता है, टिश्यू का बना होता है, तो उसे टिश्यू
ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि जब जीव का शरीर किसका बना होगा, टिश्यू का बना होगा, यानी कि जीव के शरीर में क्या पाए जाएंगे, टिश्यू पाए जाएंगे, तो उसे हम टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है सेलेंट्रेटा और टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। तो फ्रेंड्स आपसे पूछे जाए कि बताइए टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और पोरिफेरा में सेलुलर ग्रेड ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि टिश्यू के जो ग्रुप आते हैं, यानी कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो फ्रेंड्स ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है कि जब जीव के शरीर में क्या पाए जाएंगे, ऑर्गन्स पाए जाएंगे, तो उसे हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, जब जीव के शरीर में ऑर्गन पाया जाता है, तब संगठन के स्तर को ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब आप जान चुके होंगे कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब जीव के शरीर में ऑर्गन पाया जाता है तो उसे हम ऑर्गन, तब संगठन का स्तर को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जाम्पल होता है वो है क्या, तो इसके अंदर आते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल होता है प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस। तो फ्रेंड्स प्लेटी हेलमिंथिस क्या है, जिसके अंतर्गत ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट है जिसका नाम है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आखिर वो होता क्या है, देखेंगे फ्रेंड्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन का अंग तंत्र स्तर, संगठन का अंग तंत्र स्तर। तो फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं संगठन के अंग तंत्र स्तर की। ये संगठन के अंग तंत्र स्तर क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स
कैसे डिफाइन करेंगे तो फ्रेंड्स, तो जब जीव के शरीर में क्या पाए जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम पाए जाएंगे, तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब जीव के शरीर में जीव के शरीर में ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स उसे हम तो संगठन के स्तर को, संगठन के स्तर को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब जीव के शरीर में ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं तो संगठन का स्तर को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा एस्का हेलमिंथेस से लेकर के कॉर्डेट तक। एस्का हेलमिंथेस से कॉर्डेट तक। ओके फ्रेंड्स, कहां तक, तो कॉर्डाटा तक। तो एस्का हेलमिंथेस से कॉर्डाटा तक के जो जीव होते हैं उनमें ऑर्गन पाया जाता है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आई गई होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आपने 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा ना, तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि ये जो चारों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहे हैं, तो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्सिटी के बढ़ते हुए लेवल को दिखा रहा है। मतलब कि पहले सेल था, फिर टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बने, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बना। यानी कि सबसे पहले जो जीव आया उसका शरीर केवल सेल का बना, फिर आगे पहुंचा तो उसमें टिश्यूज बने, फिर आगे पहुंचा तो ऑर्गन्स बने, और जो विकसित हुए उसमें ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। यानी कि ये विकास के क्रम को क्या करता है फ्रेंड्स, दर्शाता है ये ऑर्गन सिस्टम, ये जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डील करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डील करने वाले हैं जो कि है जर्म लेयर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जर्म लेयर की, कि आखिर जर्म लेयर होते क्या हैं, और क्या होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और क्या होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जर्म लेयर की बात करते हैं। तो जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे ओवम है, देखिए फ्रेंड्स ओवम है, और ये एस्पर्म, ओवम और एस्पर्म है। जब दोनों क्या होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है फ्रेंड, फर्टिलाइजेशन होता है तो बनता है जाइगोट। ओके फ्रेंड्स, अब जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। ओके, अब एम्ब्रियो में बनते हैं जर्म लेयर। क्या बनता है फ्रेंड्स, एम्ब्रियो में बनते हैं जर्म लेयर। और ये जो जर्म लेयर है यही क्या करते हैं, हमारे शरीर के ऑर्गन्स को विकसित करते हैं। यानी कि जर्म लेयर से ही हमारे शरीर के सभी अंग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे जर्म लेयर की बात करें तो यहाँ पे जो जर्म लेयर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं इसको हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो जर्म लेयर आता है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, दूसरे को कहते हैं मेसोडर्म, तीसरे को कहते हैं
एंडोडर्म। तो फ्रेंड्स ये तीन है जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। क्लियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म के आधार पर ही हम जीव को दो हिस्सों में बांटना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और क्या है ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के। तो फ्रेंड्स डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से एनिमल होते हैं, तो बहुत ही आसान है कि वैसे एनिमल, देखिए फ्रेंड्स वैसे एनिमल जो कि क्या होता है, जिनका शरीर केवल दो जर्म लेयर एक्टोडर्म और इंडोडर्म से बना होता है, उसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो उसके आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं कि यह है एक्टोडर्म, यहाँ पे एक्टोडर्म और ये है एंडोडर्म। यानी कि फ्रेंड्स ये जो लेयर आपको दिख रहा है ना, जो लेयर दिख रहा है ये है एक्टोडर्म। ये लेयर कौन है फ्रेंड्स, तो ये जो लेयर है ये है एक्टोडर्म और ये जो अंदर लेयर दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं एंडोडर्म। यानी कि यहाँ पे बात चल रही है कि जब जीव का जो शरीर होगा एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बना होगा तो उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। तो फ्रेंड्स आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे कि जब जीव का शरीर एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म से बना होता है तो उसे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे क्या हो रही है, जो एनिमल है, जो जंतु है, उसका शरीर किसका बना है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बना है, तो उसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक्टोडर्म और मेसोडर्म है उसके बीच में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो मेसोगिलिया पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स और लिख सकते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म के बीच मेसोगिलिया पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, उसके बीच का जो एरिया होता है, जगह होता है, खाली नहीं रहता है, जबकि उसमें क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो उसमें पाया जाता है मेसोगिलिया। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके टीनोफोरा, इसके एग्जांपल में कौन आता है फ्रेंड्स, तो इसके एग्जांपल में आते हैं टीनोफोरा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की, कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते क्या है फ्रेंड्स, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात चल रही है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की, तो बहुत ही सिंपल है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। यानी कि सिंपल सी बात है कि वैसे एनिमल जिनका शरीर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म का बना होता है उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आप इसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि जब जीव का शरीर या जंतु का शरीर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एवं
मीजोडम, तीनों जर्म लेयर। जर्म लेयर से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, तो उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से एनिमल होते हैं? तो वैसे जंतु जिनका शरीर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों जर्म लेयर का बना होता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। इसके आगे के जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स हैं उसको हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो एनिमल किंगडम है इसके पूरे सिलेबस यानी कि पूरे चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा, और वो भी आसान से शब्दों में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।